हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फ्री क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स मेनली नीट CUET को टारगेट करके बनाया गया है। साथ में जो स्टेट लेवल के BSc नर्सिंग के एग्जाम होते हैं वो बच्चे भी इस कोर्स को ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे यूपी का सी नेट का एग्जाम, तो क्या है यहाँ पे हम 1 बाई 1 NCERT की लाइन को करने वाले हैं एकदम क्लियरिटी के साथ। और बायोलॉजी की क्लासेस जो रहेंगी वो NCERT पे बेस रहेंगी और हम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। साथ में हम मेनली उन पॉइंटों को बताएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं 100%। और ये गारंटी है मेरी कि जिन जिन पॉइंटों को मैं बोलूंगा आप उनको अच्छे से करके जाएं, क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, आउट क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए आप NCERT की बुक को साथ में लेके बैठे और साथ में एक नोटबुक रखें, जो मैं बोलूं उसे नोट भी करना है। तो क्या है, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन क्लास ट्रायल पे रहेगी, उसके बाद कि आपका कैसा रेस्पॉन्स आता है। उसके बाद 2 क्लास पर डे आपको दी जाएंगी, एक सुबह 9 बजे और एक शाम में 6 बजे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आज चैप्टर हम करने वाले चैप्टर है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन। यहाँ पे क्या है, पहले हम छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर होता है, एक मादा होती है। नर में नर जनन अंग होता है, मादा में मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग नर युग्मक बनाता है, मादा जनन अंग मादा युग्मक बनाता है। दोनों युग्मक निषेचन करते हैं, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से भ्रूण जब वृद्धि करता है, विकास करता है, उसके बाद कोई भी एक शिशु का जन्म होता है। ये होता है मानव में। अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प होते हैं 2 तरह के, एक उभयलिंगी होते हैं जिसमें नर जनन अंग भी होता है, मादा जनन अंग भी होता है। एक होते हैं एक लिंगी, उसमें नर जनन अंग अलग पुष्प में होता है, मादा जनन अंग अलग पुष्प में होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, उभयलिंगी पुष्प की। इसमें क्या होता है, इसमें मानव से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, फिर उसके बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा और ये भ्रूण किसमें, बीजांड के अंदर होता है और उसके बाद बीजांड बदल जाता है बीज में और अंडाशय बदल जाता है फल में या फल भित्ति में। उसके बाद हम बीज को बोते हैं और नया पादप नया पौधा बनता है। क्लियर। अब हम लाइन टू लाइन ध्यान रखना, एक एक पॉइंट क्वेश्चन आउट नहीं जा सकता, ये मेरी गारंटी है। इन पॉइंटों को करना है ओनली और ओनली। अब क्या है, पहला अगर पैसेज देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्या है, ये थोड़ी पूछेगा वो कि आनंद से टकटकी बांधकर आप देखते हो या सूंघते हो तो उसको देखकर मदहोश क्यों हो जाते हो। तो यहाँ पे कुछ भी पूछने वाली बात नहीं है। इस पैसेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे एक बात उसने दे रखी है, उसने दे रखा है कि कोई भी पौधा वातावरण के अकॉर्डिंग अपना आप को इस तरह से ढाल लेता है कि वो फल और बीज बना सके। बस इतना पॉइंट इसने समझा रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बातें दे रखी है। तो इसमें भी आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं लेना है। सेकंड पैसेज में भी यहाँ पे भी ऐसी। अब आता है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर। यहाँ पे बोला है निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन का मीन्स, अब आपको आना है अपने फर्स्ट पे। देखो यहाँ पे निषेचन, इसे बांटा है 3 कैटेगरी मान लो। एक तो निषेचन और एक निषेचन से पहले और एक निषेचन के बाद। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है,
ये निषेचन है, निषेचन से पहले वाली घटनाओं की बात, पूर्व का मतलब होता है पहले वाली घटनाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, देखो नर युग्मक बना होगा, मादा युग्मक बना होगा, यही तो घटनाएं होंगी निषेचन से पहले। फिर निषेचन के बाद युग्मन बना होगा, भ्रूण बना होगा, फिर बीजांड बीज में बदला होगा, अंडा से फल में बदला होगा। तो इसको इसने अगर देखें हम तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इसने डिवाइड किया है, एक इसको बना दिया निषेचन से जो निषेचन होता है उससे पहले, और ये निषेचन के बाद वाली घटनाएं बना दी, इसको थर्ड मान लो, और ये निषेचन इसको सेकंड मान लो। तो अब उसने बोला है कि हम बात करने वाले हैं निषेचन से पहले वाली घटनाओं की और संरचनाओं की, क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी बताया था मैंने, यहाँ पे युग्मक बनेंगे, नर और मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे शायद समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। अगर हम बात करें एक पुष्प की, तो एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन से पुष्प की बात कर रहे हैं, उभयलिंगा, जो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगाश्रायी होते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, उभयलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग होते हैं। क्या बाह्य दल होगा, स्त्री केसर होगा, पुंकेसर होगा। इसमें कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब देखो क्या होगा, बाह्य दल क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी आपने फूल देखा होगा, पुष्प देखा होगा, तो सबसे पहले हरी पत्तियां देखी होंगी, उसके बाद किसी भी रंग की, लाल की, किसी पुष्प की होती, पीले रंग की, ऐसी रंगीन पत्तियां देखी होंगी। तो सबसे बाहर वाला जो होता है उसे बोलते हैं बाह्य दल। दल का मतलब क्या होता है, एक जगह बहुत से इंसानी मान लो खड़े हो गए, तो वो क्या बना दिया उन्होंने, दल बना लिया, एक झुंड बना दिया। इसी तरह यहाँ पे पत्ते एक तो होगा नहीं, एक तो पत्ती होगी नहीं, बहुत सारी पत्तियां होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। सबसे बाहर है इसलिए बाह्य दल। तो ये बाह्य दल हो गया। फिर उसके बाद दल, उससे अंदर जो होता है रंगीन, वो दल बोलते हैं। फिर आता है स्त्री केसर और फिर पुंकेसर। अब देखो क्या होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर, यही क्या होते हैं, यहीं पे बनेंगे क्या, नर और मादा युग्मक, स्त्री केसर और पुंकेसर से। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। 4 भाग होते हैं, ये होते हैं यहाँ से स्त्री केसर, देखो नाम में आ रहा स्त्री, स्त्री मीन्स लेडीज, और यहाँ पे आ रहा पुंकेसर, पुंकेसर मीन्स पुरुष। तो यहाँ पे क्या होगा, स्त्री केसर से क्या बनेगा, स्त्री केसर से बनेंगे मादा युग्मक और पुंकेसर से बनेंगे नर युग्मक। अब बात करें यहाँ पे क्या, तो एक इंफॉर्मेशन कि हमारे क्या होता है, कोई भी भाग होता है, कोई भी पार्ट होता है, कोई भी अंग होता है, वो बनता है तो वो कौन बनवाता है, एंजाइम और हार्मोन्स। तो सीधी सी बात है, कोई भी अंग या कोई भी अंग हमारा बनेगा, कोई भी पार्ट हमारा बॉडी का बनेगा, तो पहले क्या होंगे, उसे बनवाने के लिए एंजाइम या हार्मोन्स आएंगे, फिर वो उस पार्ट को, अंग को बनवाएंगे। तो क्या होगा, ऐसी जैसे पुष्प आएगा, पुष्प आने वाला होगा, तो उस पुष्प को बनाने के लिए पहले कौन आएगा, हार्मोन्स आएंगे, हार्मोन्स आने के बाद उसको बनवाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है हार्मोन्स परिवर्तन। हार्मोन्स परिवर्तन का मतलब होगा कि पुष्प बनने से पहले जो पादप के अंदर हार्मोन्स होंगे, उसमें और हार्मोन्स ऐड हो जाएंगे, तो परिवर्तन नहीं हो गया। परिवर्तन का मतलब होता है पहले से अलग हो जाना, परिवर्तन हो जाना होता है। तो क्या होगा, हार्मोन्स में परिवर्तन होगा, जिससे नई संरचनाएं बनेंगी, और यहाँ पे नई संरचनाएं बनेंगे, पुष्प बनेंगे। यहाँ पे बस इस पैसेज में क्या याद रखना है आपको पता है हार्मोन्स में चेंज होगा, उसके बाद हार्मोन्स अगर चेंज होगा तो हार्मोन चेंज होने से उसकी संरचना नई बनेगी, तो संरचना में भी चेंज का मतलब समझ रहे हो, पहले से अलग। पहले मान लिया इसमें 5 हार्मोन्स थे, अब पुष्प बनाने वाले 2 हार्मोन्स और आगे, फॉर एग्जांपल, तो 7 हो गए ना, तो पहले से तो अलग हो गया, चेंज हो गया। संरचना परिवर्तन, पहले संरचना कुछ और होगी, पुष्प आने के बाद और अलग लगेगी उसकी संरचना। ये सबसे पहले हार्मोन चेंज होगा, फिर संरचना में चेंज होगा। यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है, इनका पुष्पों का जो विकास होता है किससे बनते हैं, पुष्पीय आधप से बनते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है किससे बनता है, ये कहाँ से विकास होता है, इसका कहाँ से बनता है, पुष्पीय आधप से बनता है। अब यहाँ पे आता है कि नर में जो नर जननांग होता है वो पुमंग होता है, मादा जननांग जो होता है वो जयांग होता है। इसका मीन्स आप समझ लें, यहाँ पे यही लिख रखा है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। यहाँ पे समझो, देखो क्या होगा, अभी हमने बात की पुंकेसर की, तो पुंकेसर क्या होगा, पुंकेसर अगर अकेला है,
तो उसे पुंकेसर बोलोगे। तो एक साथ अगर 2 पुंकेसर आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, तो अब इनको क्या बोलोगे? पुंकेसरों को समूह को क्या बोलोगे? उसे बोलते हैं हम पुमंग। इसी तरह से स्त्रीकेसर का भी रूल यही होगा, अकेला होगा स्त्रीकेसर बोलोगे आप, 2 होंगे 4 होंगे तो क्या बोलोगे? उसे जयांग बोलोगे। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है, देखो पुंकेसर का गुच्छा मतलब 2 4 6, तो उनको मिला के हम बोल देते हैं क्या? पुमंग। इसी तरह से स्त्रीकेसर को जयांग बोल देते हैं। तो सीधी सी बात है, बस यहाँ पे इस लाइन में यही पॉइंट याद रखना है कि पुंकेसरों का गुच्छा मीन्स पुमंग किसको दिखाता है? नर जननांग को दिखाता है, और जयांग किसको दिखाता है? मादा जननांग को दिखाता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है शो करना, दिखाना। बस इस पैसेज में यही था। अब हम चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे अपने, किस पे? पुंकेसर की बात करेंगे। पुंकेसर की बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और पैसेज में भी देखेंगे कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। सब मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से आपको ये करा रखा है, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा। यहाँ से यही पूछ सकता है बस, नर जननांग मादा जननांग को कौन शो करता है? स्त्रीकेसर। अब यहाँ पे देखो वो आपको घुमा सकता है, बोल सकता है स्त्रीकेसर दे दिया उसने, जयांग दे दिया, 2 ऑप्शन दिए, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पे स्त्रीकेसर आप टिक नहीं करेंगे, वहां पे आप जयांग को टिक करेंगे। तो यहाँ पे होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे बात चलने वाली है पुंकेसर की, लघु बीजाणुधानी की और परागकण की। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो पहले हम समझ लेते हैं किसे? पुंकेसर को। पुंकेसर आपके सामने दिख रखा है, ये डायग्राम है पुंकेसर का। ये इसको पूरे को संरचना को बोलते हैं हम पुंकेसर। इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक पार्ट ये दिख रहा है आपको और एक पार्ट ये। 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, 2 भाग होते हैं इसमें। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम परागकोश और नीचे वाले को बोलते हैं तंतु या डंठल। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे आपको परागकोश दिख रहा है, परागकोश में देखो ध्यान से, ये ऐसे करके 2 दिख रहे हैं आपको, 2 भाग दिख रहे हैं। इस तरह से जैसे मैं हाथ ऐसे करके करूं तो आपको दिख रहे हैं एक भाग ये और एक भाग ये, तो 2 भाग दिख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पाली। जैसे क्या होता है, जैसे हम खेलते हैं, जैसे मान लो कबड्डी खेल रहे हैं, तो एक पाला उधर होता है, एक पाली इधर होती है, 2 पाली हो गई ना। बीच में क्या होती है? लाइन होती है, एक इधर पाली होती है, एक इधर पाली। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बीच में लाइन है, खांच है, एक रेखा है, इधर एक पाली और इधर एक पाली, तो 2 पाली होगी। तो हमने देखा कि परागकोश में क्या होता है? 2 पालियां होती है और बीच में तो खांच है एक, मतलब एक इनको अलग करने वाली एक लाइन है, इस तरह से। अब हमने देखा परागकोश, हम समझ गए कि इसमें 2 पालियां होती हैं। हमने क्या किया, परागकोश ऐसे था, हमने ऐसे काटा इसको। जब ऐसे काट के ऐसे देखा इसमें हमने, तो हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि हाँ 2 पालियां तो हैं, 2 पालियां तो इसके अंदर है, एक पाली है और एक पाली है। जब अंदर इसमें हमने झांक कर देखा, क्या झांक कर देखा, तो हमें दिखा कि प्रत्येक पाली में कहेंगे, हाँ प्रत्येक पाली में हमें दिखा कि यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। दोनों पाली में 2-2 संरचनाएं दिख रही हैं। इसको बोलते हैं हम कोष्ठ। कोष्ठ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ये तो हो गई पाली, ये क्या हो गई? पाली, और ये हो गए कोष्ठ। तो हमें पता चला कि भाई परागकोश में 2 पालियां होती हैं और हर एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। इसका मीन्स फाइनली अगर हम देखें तो एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं और 4 कोष्ठ होते हैं। क्लियर? किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं ना? अब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसने यही लिख रखा है। क्या यहां तक समझ आ गया? यहाँ पे लाइन देखो, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट चीजें नहीं है, यहाँ पे 2-4 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? पहले तो दे रखा है पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, हमने देख लिया। एक लंबा डंठल होता है और एक परागकोश होता है। परागकोश होता है और परागकोश कितना होता है? द्विपालित होता है, 2 पालियां होती है। क्लियर? अब आगे देखा, अब हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे मैं बताऊं कैसे। पुंकेसरों की संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। मान लो किसी में पुंकेसर ज्यादा है, किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है, तो अलग अलग हो गई लंबाई, किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है। ये हो गया पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है। फिर आता है एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है उसने कि परागकोश का जुड़ाव। जुड़ाव का मीन, जैसे यहाँ पे देखो परागकोश ही जुड़ रहा है, तो हर हो सकता है कि किसी में ऐसे जुड़ा है, तो किसी में हल्का ऐसे झुक के जुड़ा है, किसी में ऐसे जुड़ा है, तो इनके जुड़ाव अलग अलग हो सकता है और इसका आकार भी अलग अलग हो सकता है। बात अगर करें तो ऐसी लाइनों से क्वेश्चन उठाता कैसे है वो, आपने देखा होगा एग्जाम में क्या करता है वो 4-5 लाइन देता है,
4-5 लाइन देता है, 4-5 लाइन में से फिर नीचे दे रखा है कि सही कौन सा इसमें, ABC सही है या VCD सही है या DAC सही है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले जो हमारे पैसेज होते हैं उनसे वो लाइनें उठाता है और लाइनें उठाने के बाद वो पूछता है कि बताइए कौन कौन सा इसमें सही है। तो ध्यान रखना, ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले पैसेज से कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो 4-5 लाइन देता है, वहां पे पूछता है कौन सा सही है। जैसे यहाँ पे उसने दूपाले दे दिया, तंतु दे दिया, ये दे दिया उसने बोला और एक आध गलत दे दिया, बताओ कौन कौन सा सही है। तो इस तरह से यहाँ पैसेज से बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट हो गए और ये पॉइंट हो गए, तो ज्यादा नहीं है इसमें, 4-5 पॉइंट इस पैसेज में है, आपको अच्छे से करने। ये तो हमने कर लिया। देखो आवृत बीजी, आवृत बीजी का मीन्स तो पता है, बीज फल के अंदर होते हैं तो आवृत बीजी कहते हैं। आवृत का मतलब होता है जिसपे आवरण चढ़ा हो। किसका आवरण चढ़ा होगा, फल का, फल भित्ति का आवरण बीज पे चढ़ा होगा। अनावृत का मतलब कोई आवरण नहीं होगा, क्लियर वो दिखाई देंगे बाहर से बीज। ये हो गया। अगला देखे एक प्रारूपी आवृत बीजी में परागकोश द्विपालित होता है, हमने कर लिया, सीधी बात है। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, हमने देख लिया 2 कोष्ठ होते हैं, द्विकोष्ठी बोलेंगे, 2 कोष्ठ का मतलब द्विकोष्ठी बोलेंगे। और यहाँ पे देखो बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात यही लिख रखी है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, अब आगे बात चलती है लघु बीजाणु धानी की। तो ऐसा नहीं, हम रटेंगे, समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट देखेंगे। तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया और कर भी लिया। लघु बीजाणु धानी अभी हमने देखी नहीं, तो समझी भी नहीं, तो हम अभी उसे पढ़ेंगे भी नहीं, हम पहले देखेंगे। हमने देखा, क्या देखा आपने देखा क्या कि भाई 4 कोष्ठ देखे। आपने क्या देखे, आपने 4 कोष्ठ देखे, कोष्ठ नंबर 1, कोष्ठ नंबर 2, कोष्ठ नंबर 3 एंड कोष्ठ नंबर 4। ऐसे कोष्ठ ऐसे तो देखे थे। इन कोष्ठों के अंदर होती है लघु बीजाणु धानी। क्या होती है, हर एक कोष्ठ में आप समझ आ गया ना, परागकोश में 2 पाली, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ और हर कोष्ठ के अंदर एक लघु नहीं हाँ ठीक है, एक लघु बीजाणु धानी। क्लियर, परागकोश में 2 पाली, प्रत्येक पाली में क्या, एक कोष्ठ के अंदर लघु बीजाणु धानी। क्लियर है। तो सीधी बात है, 4 कोष्ठ हैं तो कितनी लघु बीजाणु धानी होंगी, 4 लघु बीजाणु धानी होंगी। अब बात करेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या होती है। यहाँ पे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं कि हाँ हर एक कोष्ठ में लघु बीजाणु धानी तो है। अब हम देखें लघु बीजाणु धानी क्या है, कैसे संरचना क्या होती है। हमने देखा लघु बीजाणु धानी की संरचना कुछ इस तरह से थी, और ये कैसी होती है, गोल होती है। आपको दिख भी रही है, सिंपल सी बात है, कोष्ठ गोल ही था तो इसके अंदर जो संरचना होगी वो भी गोल ही होगी। तो यहाँ पे हमने देखा लघु बीजाणु धानी की संरचना जब देखी, हमने देखा कि इसमें 4 परतें होती है। कितनी परतें होती है, 4 परतें होती हैं। नंबर देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 परतें होती हैं इसमें। कितनी परतें होती है, 4 परतें होती है, 4 परतें होती है। ध्यान रखना, नीट में बहुत ज्यादा और कोई भी एंट्रेंस में बहुत ज्यादा वो क्या करता है, देखो आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे। और आप कितना भी पढ़ लो, आपको पता नहीं कैसे पूछेगा तो दिक्कत होगी वहां पे, क्योंकि उसने घुमा के पूछ लिया। आप सोचोगे बहुत टाइम पे, इतना टाइम होता नहीं। यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे पूछ सकता है। यहाँ पे पहली बात तो ये परतें पूछ सकता है कितनी होती है, नॉर्मल सी बात है। फिर सीक्वेंस पूछ सकता है, बाहर से अंदर की तरफ कैसे परतें होती है, अंदर से बाहर की तरफ कैसे लगी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देख के जाना, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, इनका सीक्वेंस क्या रहता है, क्रम क्या रहता है और इनके कार्य क्या रहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है, इनका सीक्वेंस क्या रहता है, इनके कार्य क्या रहते हैं, तो ध्यान करके जाना है। ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो होती है, ये तो पढ़ते हो गई। फिर उसके अंदर देखा हमने ये कोशिकाओं का समूह। आपको पता है ना, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। तो ये क्या होगा, बीजाणुजन ऊतक, इसको बोलते हैं हम बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना, अंदर बीच में जो होता है बीजाणुजन ऊतक। बीजाणु का मतलब बीजाणु, जन का मतलब जन्म देने वाला, ऊतक का मतलब ऊतक, ऐसा ऊतक जो बीजाणु को जन्म देने वाला है। क्लियर। अब आपको पता है ऊतक कोशिकाओं से बना होगा, तो हमें दिख रही है ऊतक के अंदर कोशिकाएं हमें साफ साफ दिख रही है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु का मतलब लघु बीजाणु, मात्र का मतलब माता, कोशिका का मतलब कोशिका। इसका मतलब लघु बीजाणु, माता का क्या काम होता है, जन्म देना,
तो ऐसी माता कोशिका जो लघु बीजाणु को जन्म देने वाली है। तो क्लियर हो गया। तो यहां से इन कोशिकाओं से क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनने वाला है। क्लियर, कोई डाउट? ऐसे वर्ड से मीन्स निकाला करो, याद करने की जरूरत नहीं होती। फिर ये हो गया लघु बीजाणु। अब देखो क्या है, अब हमने इतना समझ लिया, अब हम इस लाइन को पढ़ के समझ सकते हैं, पहले हमारे समझ नहीं आती। ये देखो अब ये हो गया, अब हमें पता चल गया द्विपालित प्रकृति, ये तो हमने सब देख ली उसमें। अब हमने देखा चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है, हमने देखा चार कोने थे, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। सी बात है, प्रत्येक पाली में दो होती है, हमें पता है। हर एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, हर एक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होती है, तो दो ही होंगे। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है और अनुलंब, मतलब ये तो सिंपल सी बात है, और एक परागकोश की लंबाई तक फैली रहती है, मतलब ऊपर से नीचे तक। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, देखो परागकोश है, तो ऊपर से नीचे तक क्या होगा, यहाँ पे बीज बीज होंगे, परागकण परागकण होंगे, ये कहने का मतलब है इसका। अब परागपुटी का मतलब समझ लो, फिर ये हमारा पैसेज एंड हो जाएगा। परागपुटी का मतलब समझो, ये क्या थी, इस टाइम लघु बीजाणुधानी है, जब इसमें क्या होंगे, परागकण बन जाएंगे, तो ये अब लघु बीजाणुधानी, ये जो लघु बीजाणुधानी थी अब किस में कन्वर्ट हो गई, अब इसे बोलेंगे हम परागपुटी। जब बीजाणु इसमें परागकण बन जाएंगे तो अब हम इसे लघु बीजाणुधानी नहीं बोलेंगे, अब इसे परागपुटी बोलेंगे। क्लियर? और ये कहाँ होती है, ऊपर से लेके नीचे तक भरी होती है। पूरा पैसेज क्लियर? अब हम देखते हैं क्या क्या यहाँ से पूछ सकता है। देखो पहले ही मैंने बोला, ये तो हो गया, हमारे चार कोष्ठ हो गए। यहाँ पे लघु बीजाणुधानी की संरचना भी हमने देख ली, चार परतें होती हैं। कितनी परतें? चार परतें। कौन कौन सी, ध्यान रखना आपको। सबसे पहली परत, अगर हम देखें सीक्वेंस कहां से देख रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस। एग्जाम में करता है बहुत वो कि बताइए बाहर से अंदर की तरफ, आप नाम याद करके गए लेकिन याद नहीं किया कि कौन सी पहले थी कौन सी बाहर थी, तो आप भूल जाएंगे वहां पे। तो बाहर से अंदर की ओर क्रम उसने दे रखा है, वो अंदर से बाहर की ओर क्रम भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। तो पहले कौन सी परत दे रखी है, पहले दे रखी है हमारी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, फिर मध्य परत है, फिर उसके बाद टेपिटम है। ये क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। और तीनों परत जो है बाहर वाली, उनका काम क्या है, उनका काम है सुरक्षा देना, और जब परागकण फटेगा तो उसमें मदद करना। खुद ही सोचो, पढ़ते हैं अगर ये नहीं फटेंगे तो परागकोश कैसे फटेगा। और लास्ट की जो टेपिटम है उसका कार्य है क्या, विकासशील परागकणों को पोषण देना। ये ध्यान रखना है, इतने इंपोर्टेंट पॉइंट है। बाकी इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट और जोड़ लेना, पूछ सकता है कि इसका कोशिका द्रव्य संघन होता है और केंद्रक एक से ज्यादा होता है। बात खत्म, यहां से यही पूछेगा, बाकी कोई भी यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। ये हो गया। अब आगे चलें, यहां पे मैंने समझाया नहीं आपको क्या, परागकण, हाँ ये अब हमें ये समझना है, ये तो हो गया। अब हमें ये समझना होता क्या है, हमारी जो परागमात्र कोशिका होती है, अर्धसूत्री समसूत्री तो समझते हो ना, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से चार कोशिका बनती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे हमारे अंदर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन अगर हुआ तो चार कोशिकाएं बनेगी, सब में आधे मतलब 23 गुणसूत्र होंगे। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, सम का मतलब समान, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी। 46 है तो 46 ही दोनों कोशिकाओं में रहेगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, आपको पता है चार बनेंगे अर्धसूत्री एक से, तो चार बीजाणु बनेंगे, और चार बीजाणु एक साथ लगे रहते हैं। देखो यहाँ पे समझेंगे, डायग्राम से लिखा हुआ भी समझेंगे। पराग मात्र कोशिका है, इसने अर्धसूत्री विभाजन किया, चार बीजाणु बने, चारों बीजाणु एक साथ रहते हैं, इसको बोलते हैं बीजाणु चतुष्क। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये काय में चेंज हो जाते हैं, परागकण में चेंज हो जाते हैं। इतनी ही बात यहाँ पे दे रखी है। क्लियर है? ये बात समझ में आती है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पे क्या है, बुक में इतना घुमा फिरा के दिया होता है, सिंपल सी तो बात है, इसमें पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, सिंपल सी बात है, बस ये याद कर लो, काम हो गया अपना। ये दे रखा है यहाँ पे, लघु बीजाणु चतुष्क बन जाता है, और क्या बोलते हैं, बीजाणु जनुतक बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है पहले से, बीजाणु जनुतक बोलते हैं। जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, परागमात्र कोशिका होती है, सिंपल। तो यहाँ पे ये भी पैसेज हमने कर लिया, दिक्कत नहीं। ये है बीजाणु जनन का मीन्स बीजाणु का जन्म वाला प्रोसेस। यहाँ पे देखो यही है, बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क बनाती है, हमने देख लिया। इसकी कोशिका देखो, ये क्या थी, परागमात्र कोशिका, किसकी, बीजाणु जन ऊतक कोशिका थी, ये बनाती है, तो बात खत्म। ये तो हमें यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लें, बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखो, अब आता है परागकण।
यहाँ पे ये मैंने बता दिया, परिपक्व होकर काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, परागकणों में हो जाएंगे, ये यहाँ पे लिख रखा है और कोई भी यहाँ पे बात नहीं है। आगे अगर हम बात करें, अब परागकण की संरचना की बात करने वाले हैं। परागकण की संरचना पहले समझो। यहाँ पे परागकण मैंने अलग अलग से कलर से दिखा रखा है, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अगर हम बात करें नॉर्मल कोशिका की, तो नॉर्मल कोशिका पादप की जो होती है, कोशिका द्रव्य के बाद कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति। नॉर्मल सी बात है, लगभग मुझे मैं मानता हूँ सबको पता होगी। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। मोस्टली अगर हम देखें तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज के, पेक्टिन की बनी होती है। तो ये भी तो क्या है, परागकण भी तो कोशिका ही है ना, कोशिका ही है। तो क्या होगा, परागकण जब कोशिका है तो इसमें कोशिका झिल्ली होगी और उसके ऊपर कोशिका भित्ति चढ़ी होगी, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे नया होने वाला है, नया क्या होने वाला है? अब ऐसे मान लो ये हमारी क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तो होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर इसके ऊपर क्या चढ़ी होगी? झिल्ली, और झिल्ली के ऊपर ये जो दिखा रखा है मैंने नीले कलर से, ये मान लो भित्ति है, भित्ति है ना। अब पता है भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टिन की। तो ये भित्ति हो गई, तो ये तो नॉर्मल कोशिका में होता ही है। यहाँ पे नया क्या हुआ है, यहाँ पे एक और भित्ति चढ़ जाती है, डबल भित्ति हो गई यहाँ पे। अब कितनी भित्ति हो गई इसमें? एक तो सब में होती है, इसमें डबल भित्ति हो गई। अब दो भित्ति हो गई यहाँ पे। यहाँ पे कितनी भित्ति हो गई? दो भित्ति हो गई। पहली भित्ति तो अपनी नॉर्मल भित्ति सभी में होती है, कोशिकाओं में, पादप की, प्लांट्स की, तो वो भित्ति है। एक बाहर भित्ति और बन जाती है। अब अंदर वाली भित्ति आपको पता है किसकी होती है? अभी मैंने बोला था सेलुलोज की, पेक्टिन की बनी होती है। बाहर जो भित्ति होती है वो होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब दो है, तो यहाँ पे भित्ति ना बोल के कभी कभी बोलते हैं हम आवरण, अपने ऊपर जो पड़ा होता है आवरण ही तो होता है, तो आवरण को हम चोल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चोल। तो ये क्या हो गए, इसके आवरण है तो हम चोल बोल सकते हैं ना, कि एक बाहर चोल पड़ा हुआ है, एक अंदर चोल पड़ा हुआ है, तो बाह्य चोल और आंतरिक चोल। तो हमने भित्ति ना बोल के यहाँ पे चोल बोल रहे हैं, बात वही है। तो बाह्य चोल, बाह्य भित्ति किसकी? स्पोरोपोलिन की बनी हुई है। अंदर वाली जो भित्ति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? वो सबकी नॉर्मल है, वही इसकी भित्ति है, वही सब में होती है, पेक्टिन की। क्लियर? यहाँ पे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो मैंने भित्ति ये बाहर वाली बनाई नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रखा है, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र में क्या होगा? जनन छिद्र का रोल ये होता है कि जब यहाँ से क्या होता है, परागकण क्या होगा, परागकण जब नली बनाएगा, पराग नली बनाएगा शुक्राणु को जाने के लिए, तो ये जगह छुटी हुई होती है, यहीं से निकलती है, वो आगे आएगी तो देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे जनन छिद्र बोलते हैं इसको, जो जनन से रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। अब स्पोरोपोलिनिन लगातार तो नहीं है, एक होती सतत, एक होती असतत। जो चीज लगातार चल रही है वो सतत है, कंटिन्यू, और जो लगातार नहीं है वो होती है असतत। तो देखो ये कंटिन्यू तो नहीं है, यहाँ पे गैप मार रही है, तो ये असतत पर रहते हैं। अंदर वाली देखो कंटिन्यू है, वो सतत है, यहाँ पे लिख रखा है सतत असतत, उस पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने पढ़ते समझ ली, दो होती है, दो चोल होते हैं। अंदर हमने जब देखा तो हमें देखा दो कोशिका दिख रही है। कितनी कोशिका? एक छोटी कोशिका दिख रही है, एक बड़ी कोशिका, और बड़ी कोशिका में टेढ़ा वेड़ा एक हमें उल्टा सीधा केंद्र दिख रहा है। तो दो कोशिका है, अंदर वाली कोशिका बड़ी कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका, छोटी वाली कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका। बड़ी वाली कोशिका का केंद्र एक ऐसी अनियमित आकृति का होता है, अनियमित का मतलब कोई पक्की फिक्स आकृति नहीं, कैसा है। तो ये थी इसकी संरचना, यही लिखा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे लिखा है? देखो अब आता है नर युग्मोद्भिद, युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है परागकण। अब एक बात बताओ, परागकण नर युग्मक थोड़ी है, परागकण नर युग्मक नहीं है। नर युग्मक इससे उत्पन्न होगा। यहाँ पे जो जनन कोशिका है, क्या है यहाँ पे? जनन कोशिका, जनन कोशिका बनाएगी नर युग्मक। तो इसका मतलब परागकण नर युग्मक को उत्पन्न करेगा, और जिसको उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद मतलब होता है उद्भव करने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो ये क्या है? नर युग्मोद्भिद है, इसका मतलब युगोद्भिद मतलब युद्भिद बोल दो, बात की है। तो नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला है, इसका मीन्स ये होता है। क्लियर? यहाँ पे और कुछ नहीं। अब तुम्हें कौन कौन सी लाइन याद रखनी है, क्या समझ तो लिया? पहला आपको याद रखना है इनका आकार क्या होता है, जैसे वहां पे था कि अलग अलग होता है, ऐसी परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग, बनावट भिन्न दिखाई देते हैं। और इनका साइज याद रखना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है।
दो परतें होती हैं, हमने डिस्कस किया था बाह्य चोल। बाह्य चोल किससे बना होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, स्पोरोपोलिन से बना होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही कठोर होता है, अम्ल क्षार इस पे कोई भी प्रभाव इस पे नहीं होता है इनका। ये हो गया। और एक चीज और मैंने बताई थी अभी, जनन क्षेत्र पर ये नहीं होता। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पे नहीं होता स्पोरोपोलिन, जनन क्षेत्र पे नहीं होता। तो इस ये 3-4 पॉइंट इसमें थे इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद आंतरिक परत किसकी बनी होती है, अंचोल कहते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। सेलुलोज की, पैक्टिन की बनी होती है, हमने डिस्कस कर लिया। और हमने देख लिया 2 कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर परागकण के, कायिका कोशिका होती है, बड़ी होती है, और जनन कोशिका छोटी होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें अनियमित आकृति का होता है। अब बड़ी कोशिका में क्या होता है, इसमें होता है खाद्य भंडार, खाने के लिए जो होता है वो होता है। और जनन कोशिका छोटी होती है, कायिका कोशिका की जीव द्रव्य में पड़ी है, देखो इसमें पड़ी है। ये था बस, इसमें और कुछ नहीं। यहां तक देख लिया हमने। आगे पैसेज की अगर बात करें, एक एक पॉइंट को समझेंगे फिर उसके बाद लाइनों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ ले। अब आता है यहाँ पे परागकण क्या होते हैं, जब झड़ते हैं तो 2 कंडीशन में झड़ते हैं। आपने देखा कि परागकण थे, अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि परागकण थे, परागकण में 2 कोशिकाएं थी। इसका ऐसा वैसा केंद्रक था, इसका सिंपल केंद्रक था, ऐसे था। ये परागकण बन गया, अगर ये इसी कंडीशन में झड़ जाए तो इसमें कितनी कोशिका दिख रही है, 2 कोशिका। तो क्या बोलोगे, परागकण जो झड़ा है वो 2 कोश की अवस्था में झड़ा है, 2 कोशिका की कंडीशन में झड़ा है। फिर यहाँ पे पुंकेसर है, क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर पे परागकण है, पुंकेसर पे परागकोश है, परागकोश में ये परागकण है। और ये परागकण कौन सी कंडीशन में, 2 कोशिकाओं की कंडीशन में। अगर ये उससे झड़ा तो आप बोलोगे 2 कोश की अवस्था में झड़ा है, 2 कोशिकाओं वाली कंडीशन में झड़ा है ये। क्लियर है ना। अब अगर अभी एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके आगे 2 नर युग्मक बनाती है। मैंने बोला था ना, परागकण नर युग्मक नहीं है, नर युग्मक उत्पन्न करता है। तो देखो क्या करेगा ये, इसकी जनन कोशिका परागकण की समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक बनाती है। अब ये बात समझ में आ गई तो हम देखते हैं, अब अपने चलते हैं जिसपे हम थे। अब इस कंडीशन में अगर झड़ गया तो ये आएगा कि इस पे वार्तिकाग्र पे, वार्तिकाग्र पे आने के बाद पहले क्या होगी, नली बनेगी। और नली बनने के बाद इससे 2 क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ, झड़ने के बाद वार्तिकाग्र पे आने के बाद 2 नर युग्मक बने, मतलब ये 3 की कंडीशन में पहुंच गई, 3 कोशिका की कंडीशन में पहुंच गई, या 3 कोश की कंडीशन में पहुंच गई। लेकिन कुछ परागकण ऐसे होते हैं कि पहले ही क्या होगा, एक कोशिका बड़ी वाली और 2 नर युग्मक इसमें बन जाते हैं, उसके बाद झड़ता है। दोनों में डिफरेंस समझ आया। उसमें पहले झड़ा, वार्तिकाग्र पे आया, आने के बाद जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बने। तो हम बात करें झड़ा किस कंडीशन में, तो 2 कोशिका में झड़ा। इसमें क्या हुआ, पहले ही पराग कोश में ही इसमें 2 नर युग्मक बन गए। तो कितनी कोश की अवस्था होगी, 3 कोश की अवस्था पहले से थी, उसके बाद झड़ा। ये लाइन दे रखी है यहाँ पे। क्या होता है, 60% कौन सी में झड़ते हैं, 2 कोश के चरण में झड़ते हैं, 2 कोश की अवस्था में झड़ते हैं। और अगर 60% हो गए तो बचा कितने परसेंट, 40%। 40% 3 कोश के चरण में झड़ते होंगे, 3 कोश की अवस्था में झड़ते होंगे। बात खत्म, यही बोल रहा है इससे, यहाँ पे इतना ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, परागकण अगर हमारे, सिंपल सोचो, लाइन पे मत जाओ, फील किया करो अंदर से। हम निकल के जा रहे हैं, परागकण हमारे हाथ पे लग गए तो क्या होगी, खुजली, एलर्जी है, घाव वाव, मतलब झाते हो गई तो हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो ये हो गया, तो एलर्जी हो सकती है ना। हमने क्या किया, एक हमने पुष्प लिया, फूल लिया, उसको सूंघा, तो क्या होगा, अंदर चले जाएंगे। तो 2 ही तो कंडीशन हो सकती है, या तो लगेंगे या हम सांस लेंगे तो अंदर चले जाएंगे। तो सांस लेंगे तो सांस का रोग हो जाएगा, लग जाएंगे तो एलर्जी हो जाएगी। यही दे रखा है यहाँ पे, तो फील किया करो उस चीज को। तो यहाँ पे क्या होगा, एलर्जी हो सकती है या श्वासनी वेदना हो सकती है, मतलब सांस में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे दमा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसने बोला है बस इतना, हम नॉर्मली भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, गाजर घास, पार्थेनियम से क्या होती है, एलर्जी होती है, याद रखना है। यहाँ पे टेबलेट दे रखी है, इनकी बनाई जाती है, बहुत अच्छी होती, खानी चाहिए इन्हें, बस और कुछ नहीं। अब बात आती है यहाँ पे कि परागकण कितने कितने टाइम तक जीवित रहता है, वो जिंदा रह सकता है। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। अब किस किस कंडीशन पे, पहली बात आती है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या इस पे, किस किस पे ये डिपेंड करता है कि कब तक ये लंबा चलेगा या कम चलेगा। तो वो डिपेंड करता है तापमान पर और आर्द्रता पर। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है परागकण, तो यहाँ पे नमी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना उस पर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है
कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, धान और गेहूं का कितना है 30 मिनट में परागकण खत्म, उसके बाद खत्म हो जाएगा, जनन क्षमता इतनी है इसकी। और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ चुका है पहले भी, तो क्या है इसकी जनन क्षमता क्या है, कई महीनों तक है। और इनको सेफ कब तक रख सकते हैं, लंबे समय तक सेफ अगर रखना है तो द्रव नाइट्रोजन में A- के 146 सेंटीग्रेड पर रखना है, ये भी नीट में पूछा जा चुका है। तो इतने पॉइंट इस पैसेज में थे, 2 पॉइंट इस पैसेज में थे, 2 पॉइंट इस पैसेज में, कुल मिला के 5-6 पॉइंट है इस पूरे पैसेज में, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। कोई दिक्कत समझ में, पहले समझो चीजों को फिर उसके बाद उसको, ऐसा थोड़ी है कि लाइन लाइन पढ़ ले, समझ तो रहे नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब क्या है, आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज स्टार्टिंग क्लास थी, मैंने बोला भी था हम इसको ट्रायल की कंडीशन में यहाँ पे क्लास को अपलोड करेंगे ऑनलाइन, देखेंगे आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहता है। पहले 2 दिन इसमें ट्रायल में चलेगी, छोटी छोटी क्लास लेंगे हम थोड़ी, और फिर उसके बाद आपकी कंटिन्यू पर डे 2 क्लासें आएंगी, 9 बजे और 6 बजे। तो अच्छे से देखें, और पहले बायो की चलेगी और 1-2 दिन बाद ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की स्टार्ट हो जाएंगी। आपका रेस्पॉन्स देखते हैं क्या रहता है, और इजी से इजी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कहाँ से कहाँ क्वेश्चन उठता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता है। आप टेंशन ना लें, एक एक क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस बात से नो टेंशन है। तो क्या है, और 12th वाले बच्चे जो 25-26 में एग्जाम देंगे वो भी देखें, फ्री तो है, कौन से इसमें पैसे देने पड़ रहे हैं, समझ पाएंगे आप एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, किस तरह से समझना है, सब सीख पाएंगे आप। या कोई आप कोर्स करने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, वो भी समझें, क्योंकि बायो तो वहाँ पे भी पढ़नी है मेडिकल कोर्स में। तो आप सब, मेरा मानना तो ये सबके लिए है, सब अच्छे से देखें आप कैसे होता है, कहाँ होता है, बायोलॉजी में किस तरह से पढ़ा जाता है। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी।